getting as an employee we are getting so many reimbursements. As an business we are getting so many reimbursement because कंपनी कहती है हमारी पॉलिसी है, चेंज योर पॉलिसी. यार एक तो मैं तुम्हें बॉम्बे आऊं तुम्हें सर्विस देने के लिए, और दूसरा मेरे को क्रेडिट भी अवेलेबल नहीं होगा वहां बॉम्बे का होटल रुकने का. सो वी हैव टू डिस्कस विद देम. और अभी कोई हमारे ड्यूरिंग द डिस्कशन से एक डिस्कशन चल रहा था, वो कहने लगे यार ऐसे क्या होगा, अभी तो हमने बहुत सारा माल हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक आ गया है, उसमें पता नहीं क्या हो रखा है, क्या ड्यूटी है. आई एम हियरिंग लाइक कि कुछ बहुत बड़े जो वाइट गुड्स एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो गुड्स वाले हैं, कि अगर जहां दिक्कत आ रही है दे आर गेटिंग बैक द गुड्स फ्रॉम द डीलर्स एंड दे विल गिव अ फ्रेश सप्लाई सो दैट कि डीलर को दिक्कत ना आए बाद में. इसी तरीके से जब लॉ इस तरीके का आया है, जब आपके फर्दर कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे तो कंपनी आपको इसी तरीके का प्लान देंगी. अभी तो ये कहते हैं कि यार मान जाएगा कोई बात नहीं, अब वो कहेंगे सर व्हाई यू आर डूइंग दिस, आपको पता ही है. वो कहता है यार ठीक है, वी विल सेंड यू द टिकट एंड वी विल बुक योर होटल. नहीं आएगा. यस यू हैव टू चार्ज, यस वी हैव टू ऐड इनटू द सप्लाई. तो सेकंड वाला हो गया. थर्ड वाला, डज नॉट यूज हिज ओन इंटरेस्ट सच गुड्स, मतलब उस गुड्स को अपने इंटरेस्ट में, सर्विस को अपने इंटरेस्ट में यूज नहीं करता. और तीसरी बात, कोई मार्जिन और ऐड नहीं कर देता उसमें. तो मेनली क्या है कि जो सेकंड क्लॉज है ना वो बड़ा डेंजरस है, बी क्लॉज है वो बड़ा डेंजरस है, वो बहुत ज्यादा आउट कर देता कई चीजों को. तो आपके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, रीइंबर्समेंट के हो गए, प्योर एजेंट वाले हो गए, इस तरीके के जितने एग्जाम्पल्स हैं, रीइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट, बैंक ऑडिट वाले, अपने ऑडिट पे जाने वाले, उनमें सब में एग्रीमेंट्स में आपको चेंज करना पड़ेगा. और वो यू कैन प्लान दी वे सो दैट कि विन विन सिचुएशन हो दोनों के लिए, रिसिपेंट के लिए भी एंड सप्लायर के लिए. एंड दैट इज गोइंग टू कम इनटू द जीएसटी जब ये प्रोविजंस आएंगे. एंड दैट इज व्हाट वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट टू सजेस्ट आवर एडवाइज आवर क्लाइंट्स कि भाई इस तरीके से करो आप. एक दो केस में, अगर और किसी का है तो मैं एक कुछ इंपॉर्टेंट केसेस एक दो मैं ओपन करता हूं. हाँ. यही तो हमने बात की ना कि रिम्बर्समेंट शुड बी एज अ प्योर एजेंट ओनली, अदर देन रिम्बर्समेंट ऑल चार्जेबल टू जीएसटी. हाँ, आपको पीएनएल में दिखाना पड़ेगा ना. आप पीएनएल में उसको रिसिप्ट भी दिखाओ, रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस विद टैक्स, और उसको टैक्स भी करो और उसका टैक्स का क्रेडिट भी लो. अब एक दो इश्यूज मैं रेज करता हूं. प्रोविजंस हमारे सामने हैं, वैल्यूएशन हमारे सामने है. अब अगर हम ये करते हैं कि जैसे मानो अगर हम गाड़ी लेने जाते हैं, गाड़ी में कहते हैं कि भाई ये जो गाड़ी है इसमें आपको गाड़ी की कॉस्ट 10 लाख रुपए है, आपको 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी दी जा रही है जिसकी आपसे सेपरेटली 20,000 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं. तो ट्रांजैक्शन वैल्यू फॉर दी कार क्या होगी सप्लायर के लिए? 10,000 रुपए सेपरेटली दे जाएं, सेपरेट 20,000 रुपए सेपरेटली चार्ज कर रहा है वो है. सप्लाई का पार्टी नहीं है, अलग चार्ज है, एंसिलरी नहीं है, मतलब ऑप्शनल है. अगर आप देखो वारंटी क्या है, एक तो वारंटी इनबिल्ट आती है तो ऑब्वियसली कॉस्ट में इंक्लूडेड होती है, उसके लिए वैल्यूएशन की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन एक वो कहता है कि आपका डिस्क्रिशन है, या तो आप एक काम करो वारंटी ले लो 2 साल की, हम आपको 20,000 में दे देंगे. हाँ, एक्सटेंडेड 20,000 में दे देंगे. या फिर हम इस कार में एक काम करते हैं, इस कार में आपके एलॉय व्हील लगा देते हैं एंड वी विल चार्ज 20,000. हम इस कार में अभी म्यूजिक सिस्टम नहीं आता, म्यूजिक सिस्टम लगा देते हैं, 50,000 रुपये उसके लेंगे. लेकिन नेम प्लेट लगाते हैं, 5,000 रुपये नेम प्लेट के लेंगे. तो क्या नेम प्लेट वाला, एलॉय व्हील वाला और म्यूजिक सिस्टम वाला तीनों वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू में शामिल होंगे, या कोई होंगे कोई नहीं होंगे? भाई देखो, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई अगर मेरे म्यूजिक सिस्टम कार में नहीं लगा हुआ, कार एज ए स्टैंडर्ड बेचती है,
अब वो कहते हैं म्यूजिक सिस्टम आपका ऑप्शन है, आप लगवाओ या मत लगवाओ। अगर आपका ऑप्शन है लगवाओ या मत लगवाओ और वो म्यूजिक सिस्टम की सेपरेट बिलिंग कर रहा है, तो व्हाई इट शुड बी इंक्लूडेड इनटू द वैल्यू ऑफ कार? फर्क पड़ेगा ना सर, फर्क पड़ेगा ना। मानो म्यूजिक सिस्टम 5% पे, वो कार 20% पे, 40% पे, रेट का फर्क पड़ेगा ना। सो मतलब द कंसेप्ट विच इज कमिंग आउट इज कि जो मैंडेटरी है, जो मैंडेटरी लाइक आप कार में नेम प्लेट लगाए बिना नहीं निकल सकते, नंबर प्लेट लगाए बिना नहीं निकल सकते, तो यू कैन नॉट, मतलब इट विल बी इंक्लूडेड। अगर वो सेपरेटली चार्ज कर रहा है, वो चार्ज कार की ही कॉस्ट लगेगी, उसमें रेट लगेगा। बेसिकली द वैल्यूएशन विल बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन इन केस ऑफ कंपोजिट सप्लाईज। तो वहां क्या होगा, कंपोजिट सप्लाईज हो गए, रीइंबर्समेंट हो गए। अब जैसे फ्री सप्लाईज की बात करते हैं, बड़ा कंट्रोवर्शियल इश्यूज है, देयर आर सो मेनी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। अब अगर मैं फ्री सप्लाई की बात करता हूं, सर्विस टैक्स के रेफरेंस में डिसीजन आए हैं, फ्री सप्लाई के सर्विस टैक्स और वैट के रेफरेंस में डिसीजन आए हैं। क्या जीएसटी में कितना इंपैक्ट होगा इसका, फ्री सप्लाई का? कोई बता सकता, मतलब जीएसटी में क्या इंपैक्ट होना चाहिए, या होगा कि नहीं होगा कुछ? मैं फ्री सप्लाई उसकी बात कर रहा हूं कि जो मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर, एज अ कॉन्ट्रैक्टर बात करता हूं, कॉन्ट्रैक्टर ने एक एग्रीमेंट बना लिया, उस एग्रीमेंट के अंडर में वो कहता सीमेंट स्टील मैं दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उस केस की बात कर रहा हूं मैं। कस्टमर दे देता है ना, वो कहता है कि भाई आप अपना टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर लो और सीमेंट स्टील मैं आपको फ्री ऑफ, मैं खरीदूंगा अपने पे, मैं आपको दूंगा लगाने के लिए सीमेंट स्टील। टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सर कह रहे हैं उसके बिल में ऐड होगा। अभी तक यही था, और कोई किसी का आंसर? बिल किस नाम से आएगा, और कोई आंसर किसी का? बताओ बच्चों, है? नहीं होगा। तो अभी हम इसको ना इस रेफरेंस में देखते हैं कि अभी जो जितने केस लॉज आए हैं वो सर्विस टैक्स के रेफरेंस में आए हैं, और सर्विस टैक्स ये कहता है कि भाई मैं सर्विसेज पे टैक्स चार्ज करूंगा, और सर्विसेज पे टैक्स चार्ज करूंगा, या तो सर्विसेज को इस कंपोजिट वैल्यू से अलग कर दो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि अगर मैं एक 5 करोड़ का कोई कॉन्ट्रैक्ट मैंने एंटर किया है, वो 5 करोड़ इज इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ द सप्लाई सीमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारा कुछ मिला के कॉन्ट्रैक्टर को अल्टीमेटली 5 करोड़ मिलते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं फ्री सप्लाई स्टील का और सीमेंट का करूंगा, जिसकी वैल्यू 1.5 करोड़ है, तो वो बिल करेगा, लेकिन वो माइनस कर लेते हैं जिस तरीके का कैलकुलेशन होता है। तो वो बिल, उसको जब पेमेंट होता है उसको 1.5 करोड़ का ही होता है, मतलब 3.5 करोड़ का होता है, लेकिन वो टैक्स पूरे पे कर रहा होता है। कौन सा टैक्स पे कर रहा होता है पूरे पे? कंपोजिशन, WCT में। तो क्या कोई WCT में इस कॉन्ट्रैक्टर के लिए कोई कंपोजिशन स्कीम है? तो क्या ये फ्री सप्लाई कोई रिलेवेंट रहेगी? मैं एक मतलब इसको एग्जांपल को आगे बढ़ाता हूं कि मानो सर्विस के केस में अभी क्या होता है कि सर्विस टैक्स कहता है कि इन दिस ट्रांजैक्शन आई वांट द सर्विस टैक्स ऑन द वैल्यू ऑफ सर्विसेज। अगर इस 5 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट में अगर वैल्यू ऑफ सर्विसेज अगर मैं आइडेंटिफाई करके 1 करोड़ रुपए कर देता हूं, तो उसका 15% में लगा के बच सकता हूं सर्विस टैक्स वालों से। मेरे को सर्विस टैक्स वालों को नहीं मतलब कोई कि भाई वैल्यू इंक्लूड की है नहीं की है आपने, सर्विस टैक्स वालों को कोई मतलब नहीं है फिर वैल्यू इंक्लूड की है नहीं किया आपने। लेकिन एज सुन एज सर्विस टैक्स वाले ये कहते हैं कि ग्रॉस वैल्यू पे अगर आप 3% पे कर देते हो, तो मैं आपको अगर इनडिटर्मिनेबल है अगर आपकी वैल्यू ऑफ सर्विसेज इन दी कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं कंपोजिशन में आपको 2% का रेट दे देता हूं, 2% पे कर दो, तो मैं आपको मान लूं। लोगों ने क्या किया, सीमेंट स्टील को बाहर निकाल दिया, अलग से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और जितने भी मेटेरियल कंपोनेंट थे वो बाहर निकाल दिए। यानी कि सर्विस कंपोनेंट जो ज्यादा होना चाहिए था, होना चाहिए था, जो कंपोजिशन आई थी वो ग्रॉस वैल्यू के लिए आई थी, और उन्होंने मेन वैल्यू बाहर में निकाल दी। उसने कहा चलो मिट्टी और ईंट तो लेते ही है ना, ये भी तो प्रॉपर्टी इन गुड्स हैं, इसकी कंपोजिशन दे लो। पर इट इज नॉट द इंटेंशन ऑफ द लॉ। लेकिन आज की डेट में इन्होंने कंस्ट्रक्शन सर्विसेज को, कंस्ट्रक्शन को क्या मान लिया? सर्विस। किस रेट से चार्ज है? फुल रेट से। तो इज देयर एनी रिलेवेंस ऑफ फ्री सप्लाई? इनका कोई रिलेवेंस ही नहीं है। मतलब ये बड़े इस तरीके के इंडस्ट्री के
देखो तभी अर्न करने की बात आ रही है कि जहां जहां इस तरीके के इश्यूज आए हैं, जहां जहां हमने सुना है बयाना बिल्डर में ये हो गया, एक्स बिल्डर में ये हो गया, वाई बिल्डर में ये हो गया, तो ये इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज हैं जो वैल्यूएशन से रिलेटेड है। दोस्त, हमें अपने इन सारे वैल्यूएशंस को, वैल्यूएशंस के कंसीडरेशंस को, एक स्लाइड मैंने बनाई थी, मैं शेयर करता हूं आपके साथ में, उसके साथ देखना चाहिए हमें। वो मैंने डिस्कस भी की थी। नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, नेट पे ऑब्वियसली, मतलब रिलेवेंस नहीं रहा ना सर कोई। ऐसी क्या होता था, ऐसी बैट में होता था, बैट वाले कहते थे हमें तो भाई गुड्स पोर्शन पे चाहिए बैट, तो वो कहते गुड्स पोर्शन अगर इंडिटर्मिनेबल है तो आप टोटल पोर्शन पे ले लो, तो वो कहते थे सर्विस का जो आर्किटेक्ट अलग निकाल दो, ये अलग निकाल दो, वो अलग निकाल दो, तो उस पर कंपोजिशन का चक्कर चलता था। तो ये मैंने ना एक स्लाइड बनाई थी, मतलब एक जस्ट इन सारी चीजों को एनालिसिस करने के लिए कि भाई ये ट्रांजैक्शन वैल्यू का कंसेप्ट वैसे मैं डिस्कस कर लिया था हमने बिगिनिंग में ही, लेकिन रीट्रेट करते हैं इसको दोबारा कि ट्रांजैक्शन वैल्यू अंडर एक्सरसाइज सेक्शन 4(3) डिफाइंड कब, वैल्यू फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई, एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ रिमूवल, विल नॉट इंक्लूड द ट्रांसपोर्टेशन, मतलब why the virtue of the very nature, why the virtue of the very nature of this particular excise law, it will never include the transportation from the place of removal to the place of recipient of the goods, क्योंकि जो एक्साइज की लेवी है दैट इज ओनली अप टू द प्लेस ऑफ रिमूवल। वैट के केस में क्या है, वैट के केस में कहता है कि वैट के केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू सेल विद द वैल्यू अप टू द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द रिसिपेंट, एनीथिंग, पैकिंग, इंश्योरेंस, कमीशन, जब तक लायबिलिटी ट्रांसफर होगी, प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर होगी तब तक। अगर प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर सप्लायर के प्लेस पे हो जाती है तो वहां तक, अगर बायर के प्लेस पे होती है वहां तक, या बायर किसी को पास भेजने के लिए कहता है वहां तक, जहां भी बायर का इंस्ट्रक्शन होता है, सप्लायर का मतलब रिसिपेंट का इंस्ट्रक्शन होता है वहां के हिसाब से। तो ये वैट के हिसाब से, तो इनके रिलेवेंस जीएसटी में क्यों होने चाहिए, क्या होने चाहिए, किसके कितने होने चाहिए, ये हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन वैल्यू इन रिलेशन टू कस्टम हमने डिस्कस किया। कस्टम ये कहता है, इसमें कई केस लॉज भी हैं, जैसे एक बड़ा फेमस रिलायंस का केस लॉ है जो ये कहता है रिलायंस ने एक बहुत बड़े कंटेनर में, जिसको रैक्स वगैरह इस तरीके का कहते हैं, कि जहां से उन्होंने वो खरीदा, ऑयल लेके आए एक्सप्लोर करके, तो वो इतना बड़ा था कि वो पोर्ट पे नहीं आ सकता था, तो जहां आया वहां से लेके उन्होंने बीच, वहां से छोटे कंटेनर में वहां से निकाल के वो वहां तक लेके आए, उसको पोर्ट तक लेके आए। तो उस केस में वो कहते हैं कि जो उसमें भी काफी हैवी कॉस्ट खर्च हुई कि बड़े कंटेनर से निकाल के सी में से जहां खड़ा हो सकता था वहां से वो फर्दर उसको वहां तक लेके आए, अपने जहां से रिमूव होता है गुड्स। तो वो क्या इसमें शामिल होगा, जो खर्चा जो बाद वाला है पोर्ट, क्योंकि उन्होंने कहा कि वैल्यूएशन विल बी डिटरमाइंड व्हेन द गुड्स विल रीच एट सम पोर्ट और नियर बाई पोर्ट, और डिस्चार्ज में वहां से करा रहा हूं, और वहां से अगर मैं उसको अपनी, क्योंकि कन्वीनियंट नहीं था, वहां से निकाल के अगर मैं गुड्स को अपनी फैक्ट्री लेके आ रहा हूं अपने खर्चे पे, तो वो दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड इनटू द वैल्यू ऑफ वैल्यूएशन ऑफ कस्टम। तो कस्टम की वैल्यूएशन में वो कि जहां कस्टम ये कह दे, मतलब कस्टम में प्रोविजन ये कहता है कि जहां तक वो कट हो गया, जहां तक इंपोर्ट आपका मान लिया वहां तक। तो अब जीएसटी में क्या है, जीएसटी में मोर और लेस हम ये कह सकते हैं कि इट इज द वैट लॉ विल बी समवॉट सिमिलर, कि भाई अप टू दी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स और इन सर्विसेज। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, कमीशन, जो भी इस तरीके के खर्चे हैं, दैट विल बी कंसीडर्ड ओनली बेस्ड ऑन दी ईदर द कॉन्ट्रैक्ट और द कस्टमरी प्रैक्टिसेस विच आर प्रिवेलिंग इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री और थिंग्स। तो इससे रिलेटेड जो भी हमारे मतलब वो थे, तो दैट विल क्लैरिफाई एवरीथिंग ऑन दिस फ्रंट। जो तो इसमें कोई भी और कोई प्रैक्टिकल कोई इशू है तो करते, नहीं तो क्लोज करते हैं। गुड्स ऑन अप्रूवल, तो गुड्स ऑन अप्रूवल में तो वो कहते हैं 6 मंथ तक वो करना है, और जो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू उसके लिए अलग से कोई प्रोविजन नहीं है।
हाँ नहीं, ये अप्रूवल पे नहीं है। अप्रूवल पे अगर वो सेम कंडीशन जॉब वर्क वाली, अगर 6 मंथ में अगर वापस नहीं आते वो गुड्स, वो दे दिया क्या देना? अगर वो 6 मंथ में वापस नहीं आते ना गुड्स, तो फिर वो सप्लाई बन जाती है। हाँ, वो डॉक्यूमेंट जाएगा, एनी डॉक्यूमेंट, बिल ऑफ सप्लाई या चालान या वट एवर वे यू से। हाँ 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 हाँ, उस पे अगर वो आप उसमें डील नहीं कर रहे, तो मेरा मानना अभी तक तो ये है कि अगर इफ यू आर नॉट क्लेमिंग इनपुट, तो देखो ये कहाँ कवर होता है, ये इनडायरेक्टली तो कवर होता है उसमें शेड्यूल 1 में, व्हेन यू आर डिस्पोज्ड ऑफ अ असेट, परमानेंट डिस्पोजल ऑफ असेट्स विदाउट कंसीडरेशन। आपने पढ़ा था शेड्यूल 1 में, एक आपका क्वेश्चन है कि मतलब अगर मैं किसी फिक्स्ड असेट्स को जिस पे मैंने इनपुट क्रेडिट क्लेम नहीं किया है, अगर मैं उसको डिस्पोज ऑफ करता हूं, तो क्या मेरे को जीएसटी चार्ज करना है उस पर? यही क्वेश्चन है ना अपना। हाँ, वो तो सप्लाई मान लिया ना, एक तरीके से सेम थिंग, सेलिंग टू अ डिफरेंट पर्सन, सेलिंग टू अ रिलेटेड पर्सन और नॉन रिलेटेड पर्सन, अगर उसको भी कर रहे हो, तो उस केस में उन्होंने कहा है विदाउट कंसिडरेशन है और इनपुट क्रेडिट नहीं क्लेम किया है, तो हम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं वो सप्लाई नहीं है। फिर एक इसी तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एक इसी तरीके का रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि इफ आई एम अ बिल्डर, उस केस में क्या है कि जैसे अगर एक कंपनी है और कंपनी अपने एम्प्लॉय को एक कार गिफ्ट दे देती है, मानो कार उसने एम्प्लॉय के लिए ली है कार, कंपनी ओन करती है उस कार को, ऑब्वियसली कार पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, कार पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, तो उस केस में अगर वो अपने एम्प्लॉय को देती है तो दैट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। किस शेप में चार्ज? कपिल जी, जब अभी आपके क्वेश्चन से ही एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि अगर एक कंपनी है, ही इज ट्रांसफरिंग हिज कार टू द एम्प्लॉय एट 5, मतलब वो उसने फ्री में दे दी उसको, और उसकी बुक वैल्यू उसकी 5 लाख रुपए उसकी बुक्स में, डेप्रिसिएशन तो क्लेम किया लेकिन उसने आईटीसी क्लेम नहीं किया इस पे, तो क्या ये सप्लाई होगी? है नहीं होनी चाहिए, लेकिन है हाँ, लेकिन एक शेड्यूल 1 क्या कहता है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई चीज दे रहा है जो 50,000 की वैल्यू से ज्यादा है, तो वो दैट विल बी कंसीडर्ड एज एन सप्लाई इवन विदाउट कंसीडरेशन। हाँ हाँ, नहीं मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, अगर वो अपनी कोई असेट, अगर असेट को तो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, असेट तो दे ही सकता है ना, लेकिन राजेश जी कह रहे हैं कि अगर आईटीसी क्रेडिट नहीं कर रहा, आईटीसी क्लेम नहीं कर रहा, नहीं नहीं हमें भी ज्यादा पता नहीं सब, क्योंकि देखो ऐसा है, जीएसटी के लिए, जीएसटी के पर्पज के लिए सब लोगों को उतना ही पता है जितना मेरे को पता है, मतलब इट इज समथिंग लाइक कि भाई ये डिस्कशन है, क्योंकि अभी तो लॉ आया भी नहीं है, हम उसी लॉ को डिस्कस कर रहे हैं, सो वी आर एट द सेम प्लेस। तो कहते हैं लॉजिकल नहीं है, लेकिन अगर अगर एनी हाउ अगर उस प्रोविजन से बाहर निकालना है मैंने 50,000 से वाले से, तो मैं एम्प्लॉय को ना देकर एम्प्लॉय की वाइफ को दे देता हूं। नहीं वैसे भी नहीं आना चाहिए, मैं चलो उल्टा उल्टा क्या लेते हैं, हाँ आउट, हाँ नहीं यही तो मैं, ये तो पॉसिबल क्या है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई चीज है, अच्छा एक मानो, चलो अगर आप कार को छोड़ दो, मानो लैपटॉप है, लैपटॉप दे रहा है एम्प्लॉय को 5 लाख रुपए का, है नहीं आईटी, मानो लैपटॉप पे तो आईटीसी है ही है ना, है तो फिर तो मैं एम्प्लॉय को दे रहा हूं या एम्प्लॉय की वाइफ को दे रहा हूं, एक ही बात हो गई, फिर तो एक ही बात हो गई ना, अगर मैं बाहर वाले को दे रहा हूं या उसको दे रहा हूं। चलो वी विल ओपन दिस डिस्कशन। तो अभी के उसके लिए मतलब आज एक छोटा सा पॉइंट निकला था, मैंने कहा जस्ट जाते जाते टेक अवेज को, है सरप्राइज है ना, हाँ प्राइज नहीं, प्राइज भी है, एक ऐसा लगा कि भाई कुछ इसके बहाने मतलब हैप्पी एंडिंग हो,
तो फ्रेंड्स, इसमें मतलब इट इज नॉट सम टाइप ऑफ टेस्ट, इट इज नॉट समथिंग एनीथिंग, बट इट इज जस्ट टू मतलब जस्ट एक आपको, नहीं नहीं, इट इज नॉट अ सेल्फ असेसमेंट, इट इज समथिंग कि जो अपने लिए कुछ लिखवाने के लिए मैंने ये किया है। मतलब एक्चुअली नहीं नहीं, हाँ आपने ठीक पढ़ा है नहीं पढ़ा, और दूसरे अगर पढ़ा है तो इसमें कोई कमेंट भी डाल दो एक लाइन का। द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू गिव यू कि लाइक आपको अपने आप को असेस करना है, ऑब्जेक्टिव इज टू सी वेदर आई एम एबल टू एक्सप्लेन द प्रोविजंस इन अ वे विच आई शुड एक्सप्लेन, और वेदर यू गॉट समथिंग देन इट्स ओके, if not then please give your feedback in a क्या जी? इसमें एक चीज मैं भूल गया था, पहले मैं वो प्रोविजन कवर कर लेता हूं क्योंकि उसमें क्वेश्चन आ रहा है उसका। देखो ये भी चीज ऐसी है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो लाइफ लॉन्ग याद रहती हैं। तो ये जो चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं ये आपको नहीं भूलेगी, बाकी सारी चीजें भूल जाएंगी भले ही। और वो पॉइंट क्या है, वो भूलेगा इसलिए नहीं क्योंकि उसके साथ में कोई इवेंट रिलेट हो गई। और वो क्या था कि जैसे जनरली क्या होता है, टेलीफोन का बिल आया हमारे पास में 300 रुपए का, 400 रुपए का, 500 रुपए का। कस्टमर क्या झिकझिकबाजी है यार, छोड़ो इसको, ले 1000 रुपए जमा कर दो भाई। अब कस्टमर ने इनवॉइस उसको कम वैल्यू का रेज हुआ और उसने पेमेंट कर दिया ज्यादा, तो जो ज्यादा पेमेंट रिसीव हुआ है उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा रिसिपेंट के लिए, मतलब सप्लायर के लिए, उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए? डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ इनवॉइस। तो अगर मैं ये कहता हूं कि इन्होंने इसको दो भागों में बांट दिया है, वो कहते हैं कि अगर आप एक्सेस अमाउंट अगर 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होती, अप टू 1000 होती है, तो उस डेट को मान लो जिस डेट में आप इनवॉइस इशू करोगे। हाँ इनवॉइस, ऑब्वियसली आपने पेमेंट रिसीव किया तो उसका इनवॉइस इशू कर दो ना। मतलब अगर आपका एक्सेस अमाउंट है, इफ इट इज अप टू ₹1000, इज अप टू रुपीज, हाँ लॉ में है, इज अप टू ₹1000, देन द सप्लाई डेट ऑफ द टाइम ऑफ सप्लाई इज द इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, चाहे कितने भी गैप में हो। एंड इफ इज अबव द एक्सेस अमाउंट इज अबव 1000 रुपीज, तो देन वो नॉर्मल रूल, दो नॉर्मल रूल। तो इसमें ये क्वेश्चन है इसलिए मैंने बता दिया है। हाँ अगेंस्ट सिंगल इनवॉइस, यस अगेंस्ट सिंगल इनवॉइस बेस्ड है, इनवॉइस बेस्ड है सप्लाई, अगेंस्ट सिंगल इनवॉइस बेस्ड है ये। आपका इनवॉइस, मैं एग्जांपल दोबारा दे देता हूं जस्ट फॉर क्लियरिटी, कि अगर मानो 300 रुपए का इनवॉइस था और आपने 1000 रुपए पे कर दिए, तो 700 रुपए के केस में टाइम ऑफ सप्लाई जिस डेट में सप्लाई इनवॉइस रेज करेगा वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अगर आपने 2000 रुपए पे कर दिए तो पूरे के लिए 1700 के लिए वो रूल लगेगा अर्लियर ऑफ द टू, अप टू 1000 के लिए एक्सेस अमाउंट के लिए तो बिलिंग, और अगर 1000 से ज्यादा एक्सेस होता है तो नॉर्मल रूल, नॉर्मल रूल। तो पहले वाला तो कवर हो ही गया। The value of the goods, the value of the supply of goods is 300 and amount paid is 1000. Time of supply in relation to 700 will be the issue of date of issue of invoice. Date of issue of invoice नहीं, फर्स्ट वाला तो क्लियर हो गया, अभी हमने डिस्कस किया है। सेकंड के केस में a purchase goods from B for 2000 rupees at a credit of ₹1000। अच्छा ये हो गया। तो इस केस में क्या होगा, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ, ऑब्वियसली टाइम ऑफ सप्लाई वही है कि एक्चुअल रिसीट के बेसिस पे। एंड व्हेन कैन द ट्रांजैक्शंस वैल्यू बी रिजेक्टेड, अगर ये फॉर्म नहीं होता तो हम एक चीज मिस कर जाते हैं जो प्रोविजन अभी डिस्कस किया है। हाँ हाँ हाँ,
तो तीसरा है कि व्हेन कैन अ ट्रांजैक्शन वैल्यू बी रिजेक्टेड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द वैल्यू। कौन सा है इसमें सर? ए बी सी डी, थर्ड वाले में है? दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, एंड आएगा, यानी कि कमी है स्पीकर की। हाँ, तो इसमें बेसिकली वैल्यूएशन रूल पे तभी जाएंगे व्हेन पार्टीज रिलेटेड है एंड प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, प्राइस को सोल कंसिडरेशन नहीं है, तब वैल्यूएशन पे जाएंगे हम। प्राइस सोल कंसिडरेशन है, पार्टीज रिलेटेड नहीं है, तो 15 बता देगा वैल्यूएशन, ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी कंसिडर्ड है। एंड वाला है ना, है? देख लेते भाई, कंफ्यूज मत कर। है? तो एंड कह रहे हैं ना हम। अच्छा, रिजेक्ट वाले लिए, ठीक है ठीक है। अच्छा, फोर्थ है, इफ दी, देखो यार ये तो कमाल की बात, इफ दी सर्विसेज आर सप्लाइड टू एन एजेंट देन हाउ शुड दी टैक्सेबल, ये तो क्लियर होगा कैसे डिपार्टमेंट करनी है। हु कैन नोटिफाई द वैल्यू ऑफ सप्लाईज इररेस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू, वही होगा सर, काउंसिल के बिना तो कुछ होगा नहीं ना। सो सर थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट हियरिंग एंड थैंक यू सो मच।